દૂરદર્શન ન્યૂઝની ટીમ આવી પહોંચી છે गुजरातना इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। और अभी हम जिस धरती पर खड़े हुए हैं, ये धरती जानी जाती है व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जिसकी स्थापना एक तरह से वर्गीस कुरियन साहब ने की थी, जिसमें व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन आज देश को जरूरत है एक ग्रीन रेवोल्यूशन की। जो खस्ता हालत कृषि क्षेत्र का है, उसमें नई जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कुछ कर सकते हैं, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां, इस पर चर्चा करेंगे आज इस इंस्टीट्यूट के अंदर। हमारे साथ बहुत डाइवर्सिफाइड पैनल जुड़ रहा है, साथ ही साथ एक बहुत ही एंथुसियास्टिक क्राउड भी हमारे साथ जुड़ रहा है। इन सबसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं और किस तरह से उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली कितना पूरी करते हैं, इस बात पर फोकस रहेगा। लेकिन आज के आपको पैनलिस्ट इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं नंद कुमार जी, जो कि चेयरमैन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ये वो बोर्ड है जो शायद कुरियन साहब ने स्थापना की थी और जो व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है एक तरह से। हमारे साथ आर.एस. सोडी साहब मौजूद हैं, जो कि अमूल के एमडी हैं। अमूल एक ऐसा कोऑपरेटिव मॉडल जो कि देश भर के अंदर काफी सक्सेसफुल रहा और एक बहुत तगड़ा ब्रांड बनकर के निकला हुआ है। साथ ही हमारे साथ जीमोल उन्नी जी मौजूद है, जो कि इरमा की डायरेक्टर हैं। रूरल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को लेकर अपनी काफी ज्यादा राय रखती है, उनसे भी रूरल डेवलपमेंट को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी मौजूद है, जो कि अदानी विल्मर के सीईओ हैं। कैसे प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है इस क्षेत्र के अंदर और साथ ही साथ फार्मर्स को किस तरह से अपग्रेड किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ विजयपाल शर्मा भी मौजूद है, जो कि आईएम के प्रोफेसर हैं और WTO सब्सिडीज जैसे मुद्दे पर बेबाकी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी राय रखते रहे हैं। साथ ही साथ फाइनेंसिंग के इश्यूज को लेकर के नाबार्ड से सीजीएम हमारे साथ जुड़ रहे आर सुंदर साहब। क्या कुछ इश्यूज है नाबार्ड में, क्या कुछ फाइनेंसिंग को लेकर के किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। और हमारे साथ एक अच्छा खासा एक गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ रहा है, जिसमें कि 3 डाइवर्सिफाइड लोग हैं। एग्रीकल्चर से किसान जो भाई है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और इरमा के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ साथ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ सवाल इनके पिटारे से निकलते हैं। आप शो की शुरुआत करने से पहले कुछ सवाल यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। किसके पास कुछ सवाल यहाँ पे? हम हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें किसान तो खो ही गया है। जब हम जनधन योजना की बात कर रहे हैं तो जब तक कमाई नहीं होगी तो वो अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस ह्यूमन कैपिटल पे, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। और कोई सवाल यहाँ से? जी नमस्कार सर। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसान गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि तरक्की हो रही है। सर मेरा क्वेश्चन मैन ये है कि जैसे अभी मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है, तो इसी तरह मेक इन रूरल इंडिया कैंपेन होना चाहिए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आपने मुद्दा उठाया। और कोई मुद्दा? जी बताइए। क्लीन इंडिया कैंपेन पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, उसके बारे में सरकार का फोकस क्या है? ठीक है ना, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके क्या कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन है डेयरी इंडस्ट्री के रिलेटेड है, इंटरप्रेन्योरशिप इन डेयरी इंडस्ट्री। अभी क्या है कि हमारे पास सफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन हो गया है इंडिया में, बट उसको वैल्यू एडेड करने के लिए अभी सफिशिएंट इंडस्ट्री नहीं है। सो ये बजट का मेन फोकस होना चाहिए कि इंटरप्रेन्योरशिप इन डेयरी इंडस्ट्री। अब बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से बढ़ावा दिया सके। सबसे पहले नंद कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। हमने एक व्हाइट रेवोल्यूशन आते हुए देखा इस देश के अंदर, लेकिन शायद आज ये देश डिमांड कर रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से आ सके। वित्त मंत्री जब बजट बनाएंगे अपना, तो उसमें क्या लगता है कि कितना उनका फोकस रहेगा कि इस कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकी जा सके? देखिए, इस वर्ष की स्थिति में वो जरूर कृषि पर ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आपको याद होगा जब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अनाउंस की थी, ये सोचा गया था कि 4% से कृषि में वृद्धि होगी। तो अब सवाल आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी कैसे लाएं और किसानों को हम कैसे जुड़े। चूंकि कृषि में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो किसान का आमदनी बढ़ना चाहिए। ये इसके बिना कोई भी ग्रोथ कोई मायने नहीं रखता है। तो कैसे हम आमदनी बढ़ाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हमको बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हमको बढ़ाना पड़ेगा और मार्केटिंग की जो भी व्यवस्था है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सीरियल में हमने वो कर रखा है, चूंकि एक पहले सिस्टम बनी हुई थी और दूध में जो कार्यक्रम हुई उससे हुई है, लेकिन बीच में आपने एडिबल ऑयल या हॉर्टिकल्चर में वो अभी तक हुआ नहीं। उसकी अपनी समस्याएं अलग है जी। और एक मैं जनधन योजना पर भी और डिजिटल इंडिया पर भी जवाब देना चाहता हूँ। जनधन योजना जब चालू हुआ था, अनाउंस हुआ था, हमने सभी दूध के कोऑपरेटिव्स को कहा था कि अपने मेंबरों को आप अकाउंट खुलवा दीजिए।
चूंकि हमारे साथ करीब 16 मिलियन दुग्ध किसान जुड़े हुए हैं और अभी करीब 85% मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी कोऑपरेटिव में पेमेंट उनको बैंक अकाउंट के थ्रू जा रहा है। तो अगर इस तरह से अगर हम करेंगे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो भारत सरकार से आ रही है वो भी जनधन योजना के माध्यम से अगर उनके अकाउंट में चली जाएगी तो उनकी जो क्रेडिट पाने की जो योग्यता है वो बढ़ जाएगी और वहां से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सोडी साहब, अमूल जैसा कोऑपरेटिव एक सक्सेस मॉडल बनकर के निकला है, ऐसे में क्या वित्त मंत्री साहब जब बजट बनाएंगे तो क्या वो फोकस रखेंगे कि इस तरह के कोऑपरेटिव्स को और बढ़ावा दिया जा सके? अमूल मॉडल बहुत सिंपल मॉडल है कि किसान जो है, जो पशुपालक है, खाली उत्पादन ही नहीं करता, उसमें उत्पाद का प्रोसेसिंग करता है, वैल्यू एडिशन करता है और उसका मार्केटिंग खुद करता है ताकि जब वो मार्केट में बेचे तो उसका जो कस्टमर के से जो पैसा मिलता है उसका सबसे ज्यादा पोर्शन उसके पास आए जी। अभी जो आज की तारीख में, जैसे यहाँ दर्शक ने प्रश्न उठाया कि मेक इन इंडिया है, बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। जो शहरों में रहने वाले हैं, भारत में इस वक्त 30% लोग शहरों में रहते हैं, 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, 30% शहरों में रहते हैं, 70% गांव में रहते हैं। तकरीबन 2050 तक हमारी पॉपुलेशन 170 करोड़ हो जाएगी और जिस हिसाब से माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहरों में, तो 50% लोग गांव में होंगे, 50% शहर में होंगे। तो क्या होगा, हमारे पास पेट बढ़ रहे हैं पर उत्पादन करने वाले हाथ कम हो रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि कैसे हम गांव में अपना जो कृषि उत्पादन बढ़ा सकें और ये जो गांव में रहने के लिए जो आज के युवा लोग हैं उनको कैसे उत्साहित कर सके। तो अभी जिस तरह से हम अर्बन इंडिया के लिए बोलते हैं मेक इन इंडिया, गांव के लिए हमको मेक इन रूरल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। सबसे ज्यादा तालियां इसी मुद्दे को मिली। आई थिंक फार्मर्स कम्युनिटी की भी यही राय रहेगी, लेकिन इस पे हम वापस बात करेंगे। लेकिन जिंगोल मैडम जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसी ने सवाल भी यहाँ पे उठाया कि वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रूरल इंडिया से कनेक्टेड है, लेकिन रूरल इंडिया में नई जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए इस बजट के अंदर? एक चीज ये है कि वैल्यू एडिशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफी लो है। मेनी रीजंस फॉर दैट। ये जो अमूल मॉडल है और एनडीडीपी का मॉडल है, इन्होंने काफी उसको फिक्स किया है बाय वर्किंग आउट इन द एंटायर वैल्यू चेन। यानी कि राइट फ्रॉम वो गाय को क्या खिलाते हैं, उसका वेटनरी प्रोडक्ट कैसा है, उसका मार्केटिंग चैनल क्या है, द होल थिंग हैज बीन वर्कड आउट। और कोई भी प्रोडक्ट अगर लो तो जब तक उसका वैल्यू एडिशन उसमें बढ़ाना है, यू वुड हैव टू वो वैल्यू चेन के बारे में पूरा सोचना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ का जो मॉडल है वो कोऑपरेटिव मॉडल है। दैट कोऑपरेटिव मॉडल के पीछे जो सपोर्ट मिल रहा है, that is coming from a larger organization like a board. NDDB is a board, GCMMF is a federation of cooperatives. तो इस तरह से है। तो अगर आप पल्स लो या आप ये पिकल का भी लो या आप पापड़ लो, तो इफ यू गेट देयर आर 2 ways of doing it। एक तो आप कलेक्टिव्स करो कि वो छोटे छोटे उद्योग से कुछ भी नहीं होने वाला है। They have to come together as a collective. Aggregate करना पड़ेगा आउटपुट। चतुर्वेदी साहब, प्राइवेट प्लेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स क्या कुछ कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नई जान फूंकी जा सके? प्राइवेट पार्टिसिपेशन इतना कम है, रीजंस क्या हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ वित्त मंत्री साहब कर सकते हैं? आज अगर अपने इंटरनेशनली जो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं उनकी यील्ड से कंपेयर करें तो हिंदुस्तान की यील्ड्स हर सेक्टर में, चाहे वो ऑयल सीड हो या और भी कोई पल्सेस हों, दे आर नॉट इवन 50% ऑफ दैट। तो मेरे को एक चीज़ थोड़ी अजीब लगती है और थोड़ी बेमानी सी भी लगती है कि हिंदुस्तान में आज बीटी कॉटन ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया गुजरात में एग्रीकल्चर को। तो हम लोग टेक्नोलॉजी से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं फार्मर की यील्ड बढ़ाने में? कुछ एनजीओज बोलते होंगे या कुछ बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम, बट जब साइंटिफिक कम्युनिटी बोल रही है कि हिंदुस्तान को बायोटेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, तो मुझे नहीं समझ में आता क्यों अपने लोग अभी भी कतरा रहे हैं। अगर मेक इन इंडिया को हम लोगों को थ्रस्ट देना है तो डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल ड्यूटी एंड रिफाइंड ऑयल ड्यूटीज शुड बी मिनिमम 20 to 25%। वो अपने यहाँ ऑटोमेटिकली फिर रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो आज 30-35% पे चल रही है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, उसमें भी इजाफा होगा
और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट बढ़ेगा होगा और शायद यहीं से जो मेक इन इंडिया की बात की और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। शर्मा सर आपके पास आना चाहूंगा। लगातार आप WTO की बात करते रहते हैं, फूड सिक्योरिटी पे आपने अपनी बात कही हुई है। एक चीज समझना चाहेंगे, सब्सिडी को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती आती है कि सब्सिडी में सरकार किस तरह से टारगेटेड जो फार्मर्स है वहां तक पहुंच सके। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर इस बार क्या कुछ एक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं कि टारगेटेड लोगों तक सब्सिडी पहुंच सके? There are 4 important areas where we should look at when we are looking at agriculture. एक तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी could be even in terms of seed or fertilizers, कुछ भी हो। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट जो आपका एरिया है उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वहाँ पे क्या होता है कि रोल गवर्नमेंट का जो है वो मोर फैसिलिटेशन का होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो। तीसरा जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट का है। आप देखिए इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब तक आपका पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूट है, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, इन चीज़ों पे नहीं होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। किसान तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक उसको उसमें फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें हमारी प्राइसिंग पॉलिसी का इशू आ जाएगा। अब आपका 2 लाख करोड़ जो सब्सिडीज में चला जाएगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचता है। तो सब्सिडीज क्या है कि डिजायरेबल हैं, लेकिन आज क्या है कि उसका टारगेटिंग नहीं है, और शायद अगर वो कुछ वहां से हटे तो शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कुछ खर्च किया जाए। हाँ, तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। जी आगे आपके पास आना चाहूंगा सुंदर साहब। फाइनेंसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जनधन योजना को हमने सक्सेस होता हुआ देखा, कई लोगों ने सवाल भी यहाँ पे उठाए। किसान धन योजना जैसी कोई स्कीम की क्या वित्त मंत्री कुछ पहल कर सकता है कि किसानों को जो फाइनेंसिंग की दिक्कत आती है वो दूर किया जा सके? यस, जब जनधन योजना की बात कर रहे हैं, See the growth which is happening in the country, हमारा growth है जो country में, it is not considered an inclusive growth. सब जोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए to reach out to people who do not have, खास करके जो छोटा किसान है, नाना किसान जो बोलते हैं, नानो किसान, so उनको जोड़ने के लिए this जनधन योजना has been thought of. एक अकाउंट, हर एक हाउस होल्ड में एक अकाउंट हो, ऐसे वो सेइंग इट इज लाइक एक पाइपलाइन डालना एक मकान पे। जब एक अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद वो हाउस होल्ड का जो जरूरत है वो बैंक्स के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, यही उद्देश्य है। ठीक है। अभी खास करके जनधन योजना के बाद आप देखेंगे अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, जी, जीवन बीमा, तो तमाम जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है उसको कैसे से दूर किया जा सकता है। इस समय पर तमाम मुद्दे आ गए और तमाम जो पॉइंट्स रेज किए गए उसमें एक ही बात निकल करके आती है कि सरकार को टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेक इन इंडिया तो हो रहा है, लेकिन अब मेक इन रूरल इंडिया भी होना चाहिए। साथ ही साथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दरकार लगातार कर रहा है प्राइवेट प्लेयर्स, उसको किस तरह से पूरा करते हैं वित्त मंत्री, इन सब बातों पर नजर रहेगी और यही निष्कर्ष इस समय पहले राउंड के बाद निकल करके आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो किसान लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनकी डिमांड है, क्या कुछ उनकी मांग है। आप बने रहिए बजट कैंपस के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नीचे काकी, घर में
शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ? खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सब लोग जाग रहे हो, तू सोने चली आई? थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करना ही सिखाया तेरी माँ ने? हाँ? तेरी दीदी का फोन आया है। ये लोग ताना देते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। दीदी, आप मेरी तरह कमजोर ना पड़ना। आप अभी पुलिस को फोन करो। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब ब्रेक से पहले जो हमने लगातार जो समझने की कोशिश की बात थी कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जा सके, साथ ही साथ कैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, लेकिन किसान लोगों की क्या कुछ डिमांड है। हमारे साथ किसान वर्ग भी मौजूद है इस कार्यक्रम के अंदर। किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। जी सर, आपकी क्या कुछ उम्मीद रहेगी? किसान के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। गवर्नमेंट हर बार बोलती है कि भाई किसान को इजी मनी प्रोवाइड होना चाहिए, फिर भी आज की डेट में एक भी पैसा किसान का शायद बैंक में डूबत नहीं होगा। फिर भी किसान को कर्ज लेने के लिए बहुत दिक्कत रहती है। मेरा प्रॉब्लम है, मैं छोटा फार्मर हूँ, मैं पशुपालन भी कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर भी कर रहा हूँ, लाइव स्टॉक भी के साथ में हूँ, दोनों के साथ जुड़ा हुआ। तो कुछ वर्षों से ये चलता आया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो कुछ ऐसा बजट इस बार इश्यू किया जाए कि लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर दोनों एक साथ मिले और स्पेशल उसके पे बजट इश्यू किया जाए कि जिससे वो फार्मर दोनों के साथ कनेक्टिंग करके सबसे आगे बढ़ पाए। और उसके साथ हमें भी जो फार्मर की ओर से जो हम प्रिवेंटिव प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं, उसके अंदर जो R&D हुआ है वो R&D के साथ की समझो कि बायो सिक्योरिटी हमको चाहिए, उसके ऊपर
लोकल R&D की जिसके एजुकेशन में स्पेसिफिक उसका नॉलेज होना चाहिए फार्मर को, वो अभी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके पास R&D के लिए स्पेशल, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसी एरिया के लिए स्पेशल R&D करके उसको हमको सजेशन मिल जाए और उसके पीछे बजट यदि इश्यू किया जाए तो रूरल एरिया को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। बहुत बढ़िया ने लैब टू लैंड की बात की, R&D की भी बात की, और फिर पॉइंट जी सर अपना पॉइंट उठाइए। किसान 4 या 5 महीना खेत में मजदूरी करता है और जो अनाज पकड़ता है और जब बेचने के जाता है तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता, और वो अनाज व्यापारी को बेचता है और व्यापारी लेके जब ग्राहक को देता है तो 3 गुना 4 गुना पैसा रहता है, और किसान को अपना ही पकाया हुआ अनाज 3 गुना अनाज लेकर उसको वापस लेना पड़ता है। इसलिए जो किसान को पैदावार हुआ उसका कोई मार्केटिंग और उसको वैल्यू एडिशन निकाल के उसका कम से कम उसकी जितने प्रोडक्ट का खर्चा है उसको गण के जो उसको भाव रेट नक्की करके जो उसको पैदावार को खरीदा जाए तो किसान को ये खेती में दिन प्रतिदिन ये किसान खेती छोड़ रहे हैं, इसलिए ठीक है, इस पर फोकस करना बहुत, उस पर फोकस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी आपने सवाल। जी जैसे एग्रीकल्चर के लिए 3 लाख रुपया अभी दे रहे हैं सरकार 4% सब्सिडी पर, लेकिन कितने सालों से 3% पर दे रहे हैं। अभी उस 3 लाख में सब्सिडी अगर 5 लाख हो सकती है अभी, और दूसरा है कि 1 साल में अगर पैसा खेडूत नहीं दे सकता है तो उसको बैंक वाले 9% गनते, सब्सिडी में बाकात हो जाते हैं। तो जैसे हमारी कोई प्रोडक्ट आई तो एग्जैक्ट हम जिस तारीख से लोन लिया है वही तारीख पर हमको भर देना चाहिए, चाहे हम क्रॉप को ही भाव बेच सके, लेकिन हमको देना है। तो ऐसा करना चाहिए कि 3 साल तक वो वही रेट रहेगा, 3% या 4%। अभी 3 लाख तक ही है तो ये 5 लाख हो सकता है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है इसीलिए 3 लाख से अगर 5 लाख हो जाती है और 1 साल नहीं 3 साल तक वो ब्याज भर दे, अगर वो भी पैसा ब्याज बढ़ा नहीं सकता। 3% से सभी खेडूत 9% भर दे, अपनी क्रॉप मार्केट में नहीं बेच सकते और पैसा बैंकों को नहीं भर सकते। अभी सभी खेडूत 3 का लाभ नहीं ले सकते हैं। जी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे किसानों ने उठाए हैं। सोडी साहब, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ एक भाई किसान भाई ने उठाया कि वो जो उगाते हैं वो तो सस्ते में देते हैं, लेकिन जो और लोग होते हैं वो महंगा कर करके बेचते हैं। ये एपीएमसी कब तक रहेगा? क्या हमारे किसान, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ई कॉमर्स इतना फ्लरिश हो रहा है, क्या वो दिन हम देखेंगे कि ये किसान डायरेक्टली अब ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी वेबसाइट पे अपना खेती का सामान भी बेचना शुरू कर देंगे? अगर किसान की एक प्रोड्यूस है वो चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब किसान की फसल मार्केट में जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद प्राइस ऊपर उठता है। तो इसमें 2 चीज़ों की जरूरत है। एक तो जो किसानों को मिलकर अपनी फसल एग्रीगेट करनी पड़ेगी, प्राइस गिर जाते हैं। किसी को बफर स्टॉकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइजेस में ऊंचा नीचा होता है वो नहीं। तो सरकार अगर जिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में प्राइजेस बहुत ऊपर नीचे होती हैं उसमें कुछ बफर स्टॉकिंग हो तो उससे किसान को फायदा हो सकता है। दूसरा, ये जो किसान का जो वैल्यू एडिशन करके अगर उसको बेचा जा सके, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, तो उसमें भी संस्थाओं को इनकरेज किया जाए। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के लिए किसानों की जो संस्थाओं, कोऑपरेटिव्स या प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए फायदा होगा। चतुर्वेदी साहब, क्या कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर आप? देखिए, पिछले 2 सालों में इंक्लीमेंट वेदर के कारण हम लोगों के उससे किसान और उसकी ओनरशिप किसानों की होनी चाहिए जी। तो किसानों को, किसान भाइयों का प्रोड्यूस भी कम हुआ है। हिंदुस्तान में तो प्रॉब्लम हुई है प्रोडक्शन की, वर्ल्ड में प्रोडक्शन बेइंतहा हुआ है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब काफी कुछ वर्ल्ड से इंटीग्रेट हो चुकी है। तो इसका सलूशन एक ही है कि हम लोगों को अपनी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, पर एकड़ यील्ड बढ़ानी पड़ेगी। आज हम ऑयल सीड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड में एवरेज है 2.5 टन पर हेक्टेयर, 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर। हिंदुस्तान आज भी 1 टन पर हेक्टेयर के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाया है। दूसरा मुद्दा ये है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं इतने सालों से, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जबकि कॉटन का अगर अपने एग्जाम्पल देखें, गुजरात का मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसने चेंज कर दिया गुजरात का फेस। और हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस जमाने में यहाँ पे कॉटन इंट्रोड्यूस हुई थी, बीटी कॉटन, उसने सीन बदल दिया गुजरात का एग्रीकल्चर का। जी, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी का पॉइंट उठाया। सुंदर साहब से समझना चाहूंगा, क्या फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी जो है इन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है? आखिर वो इश्यू क्या है कि टेक्नोलॉजी की लगातार जो आप सब बात कर रहे हैं वो इन किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है? एक किसान भाई कह रहे हैं कि लैब टू लैंड की बात होनी चाहिए, R&D होना चाहिए, इनके पास तक पहुंचना चाहिए। तो दिक्कत कहां पे आ रही, कहां पे वो लूप होल रह जाता है? देखिए, ये जो हमारा फार्मर्स ने कहा वो सच कहा है एकदम।
एक तो सोदी साहब ने कहा अर्बनाइजेशन फिनोमेना, और किसान जो होते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटा छोटा किसान बन के जा रहे हैं, जहां तक उनका उत्पादक जो है मार्केट तक वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। सो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मैडम भी कह रहे थे, प्रोड्यूसर कलेक्टिव्स, छोटा किसान का प्रोड्यूस जो एग्रीगेट करके अगर मार्केट तक कोई प्रोफेशनल, जैसे सोडी साहब कर रहे हैं दूध को, वैसे किसान का जो उत्पादकता जो है वो पहुंचाना चाहिए। और दूसरा फार्मर जो कहा 3 लाख तक लोन्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन होता है जी। आजकल का जमाने में जहाँ पे स्केल ऑफ फाइनेंस वगैरह बढ़ गया, ये 3 लाख में कुछ उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो 5 लाख तक इंसेंटिव देंगे तो उचित रहेगा। एक उन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि मेरे पास जमीन भी है और पशु भी है, मैं इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा वित्त मंत्री से कि कैसे हमको जो हम मेक इन रूरल इंडिया में कैसे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग गांव में एनकरेज करनी है जी। सबसे पहले जैसे आज क्रॉप लोन लेने जाएं तो भाई ने बोला कि 3 लाख के ऊपर तक 3 के 4% इंटरेस्ट का सबवेंशन में मिलती है, पर अगर उसी किसान को अगर गाय खरीदनी है तो उसको बैंक से 11 से 14% इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि गाय या भैंस खरीदने के लिए भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलना चाहिए जैसे क्रॉप लोन पे मिलता है जी, क्योंकि उस किसान के पास वही उसकी क्रॉप है। फाइनेंसिंग की बात तो काफी मुद्दा एक अहम हो जाता है। और भी एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जी सर, अपना सवाल बताइए। मैं सबसे इत्तेफाक रखता हूं कि टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। मैं किसानों के साथ 20 साल से लगातार उनको एग्री इनपुट बेचता आ रहा हूं, उनको लैब टू लैंड ट्रांसफर करता आ रहा हूं डिफरेंट कैपेसिटीज में जी। मेरा मानना है जितने किसान यहाँ बैठे हैं आप पूछ लीजिए, उनकी समस्या प्रोडक्शन नहीं है, उनकी समस्या मार्केटिंग है। और मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केटिंग कैसे की जा सकती है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है और फार्मर्स के अलावा मुझे सोनी साहब से उसको क्वेश्चन को करना है। पहले भी इंटरेक्शन हुआ एक दो बार आपसे। सर क्वेश्चन ये है कि फार्मर्स की प्रॉब्लम जो है एक प्रोडक्शन साइड की है, प्रोडक्टिविटी की, दूसरी मार्केटिंग की है। तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम छोटा किसान हिंदुस्तान में जो 70% है जो कोर प्रोडक्शन सिस्टम में लगा है, चाहे वो क्रॉप्स है चाहे दूध है, वो मार्केटिंग की प्रॉब्लम अकेला सोल्व नहीं कर सकता। आपने भी कहा सर कि उसके प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स कंपनी होनी चाहिए, ये होने चाहिए। ये बात सही है। हमारे देश में 70% कोऑपरेटिव रफली स्पीकिंग फेल्ड हैं। जब यहाँ पर सक्सेसफुल है सोदी साहब, तो दूसरे स्टेट में वो कैसे सफल हो सकती है? नंबर 1 क्वेश्चन आप इसके सॉल्यूशन में अपने एक्सपीरियंस पे बताइए जब यहाँ है। और दूसरा क्या है, केवल फाइनेंस ये नहीं है जो सर आप कह रहे हैं। जब यूएसए के अंदर अभी 2016 में 2.5% पर या 2% पर फाइनेंस दिया जा सकता है, तो यहाँ ये जो सबवेंशन की आप बात कर रहे हैं वो 7% की है, वो इफेक्टिव नहीं है। उसकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो टोटल रिक्वायरमेंट 4% पर पूरी होनी चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए जी। बिल्कुल, तो ये दो आपने 2 इंपॉर्टेंट पर उठाए। नंद कुमार जी, आपके पास पहले समझना चाहूंगा, मार्केटिंग की लगातार बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन किसान भाइयों के लिए, इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं इस समय पर? मार्केटिंग में कंट्रोल मैकेनिज्म्स लाना वो कहने के लिए आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और मेरा ये विश्वास रहा है जब तक फार्मर ओन्ड कंपनीज नहीं होगी, दूध क्यों सक्सेसफुल है, वो भले ही कोऑपरेटिव कुछ फेल हुआ हो, जहाँ कोऑपरेटिव सक्सेसफुल है वहाँ दूध की जो किसान है उनको परेशानी कम है। इस साल में भी आप इसको देख सकते हैं। तो एक तो किसान को संगठित होकर के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को पहल करके जैसे ऑपरेशन फ्लड 1, 2, 3 किया था, एक वेजिटेबल्स के लिए ये करना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरिशेबल अभी वेजिटेबल है, उसी का फार्मर ज्यादा परेशान है। सीरियल्स के लिए चूंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, FCI है, वो एक अलग फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो पेरिशेबल्स के लिए एक सबसे बड़ा ये करना चाहिए। दूसरा, किसी ने लैब टू लैंड की बात करी। अब देश में 600 से ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र है, और मैं समझता हूँ ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र को परिवर्तित करके उस जिला का समस्या का समाधान करने के लिए पूरा उसकी ढांचा बदल देनी चाहिए। क्योंकि वहाँ 7-8 वैज्ञानिक है, तो वो उस जगह का प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तीसरा, जो फाइनेंस की समस्या है, मैं समझता हूँ कृषि की जो परिभाषा है, जब मैंने पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात की, जो किसान क्या काम करता है वो कृषि है, उसके लिए लोन चाहे वो कैटल हो, हॉर्टिकल्चर हो, ये हो, एक ही रेट पर
एक ही पैकेज में आना चाहिए, नहीं तो ये फिर ये डिफरेंशियल से बहुत परेशानी है। ठीक है, चतुर्वेदी साहब अपना पॉइंट रेस करना चाह रहे हैं, जल्दी से अपना पॉइंट रेस कीजिए आप। देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे जो नंद कुमार जी ने बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें होता है क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं। हम अपना तजुर्बा बता सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ से आज से 7 साल पहले वहाँ पे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई एप्पल के लिए। हम लोगों ने इसलिए बनाई कि हम लोगों ने वहाँ पे ये देखा कि एप्पल वहाँ पे फार्मर को पैसा मिलता है, समझिए 10 या 12 रुपया, और हम लोग एज अ कंज्यूमर 125 से 150 रुपया दे रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा ये तो एक CSR एक्टिविटी भी होगी और एक बिजनेस मॉडल भी बन सकता है। तो आपको ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में वहाँ पे हम लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए कि फार्मर को APMC ना जाना पड़े और आज़ाद मार्केट दिल्ली ना जाना पड़े, कि हम लोग डायरेक्टली फार्मर से खरीद सकें अपने डोर स्टेप पे। ठीक है, फ़र्क ये हुआ कि आज वही फार्मर जो 10 या 11 रुपए पाता था आज 40 रुपए अपने एप्पल का पाने लगा, और जो कंज्यूमर है वो आज भी 125 रुपए से कम ही मिल रहा है उसको। बिल्कुल, यानी कि ये जो इस तरह का मॉडल है इससे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस सेक्टर को सब्सिडाइज करना और इसको सपोर्ट करना गवर्नमेंट का। मैं जीमोल जी के पास से पहले नंद कुमार जी अपना पॉइंट आप रेस करना चाह रहे हैं। 2 ही पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक तो ये APMC जो बनाई थी वो किसान के लिए बनाई थी, अब वो किसान के दुश्मन बन गए। बिल्कुल। और 2008 से हम भी लगातार कोशिश किए हैं कि इसको कम से कम कुछ तोड़ा जाए, और मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि सभी राज्य सरकार कम से कम उसमें से पेरिशेबल निकाल दें। ठीक है, किसान को ये आजादी दें, वो जिसको बेचना चाहते हैं वो बेच दें। ठीक है, यानी किसान के पास वो आजादी हो, वो जिस तरह से जिसको बेचना चाहें उसको बेच सकें। और अब जो टेक्नोलॉजी की हम लगातार बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना किसान भी अब ऑनलाइन आकर के अपने प्रोडक्ट्स को बेचे। शायद वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है। अब कई सारे और मुद्दों पर चर्चा करनी बाकी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो देखेंगे कि रूरल सेक्टर के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स की। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए बजट कैंपस के साथ। अरे भैया, कितनी सख्त जमीन है, जुताई करें तो कैसे करें? भैया कितने ट्रैक्टर आजमाए, सब बेकार। अब तो राजा को बुलाना ही होगा। राजा की ताकत और उसकी शान हर काम बनाए आसान। जब रास्ते कठिन होते हैं तो भरोसा इसी पर होता है। जब विकास की राह पर तेजी से चलना होता है, साथ यही देता है। जब सवाल जिंदगी की अहम बातों का होता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है। जब सब डाल दे हथियार तो राजा ही कर दे बेड़ा पार। कोई कुछ भी कह ले, राजा आखिर एक ही होता है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। 21 फरवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में 1 बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है।
मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। गर्भावस्था में सामान्य से 1/4 ज्यादा खाना खाना बहुत जरूरी है कमला, और साथ ही माँ का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर वजन नहीं बढ़ता तो गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सुनो, खाने में क्या क्या खाना जरूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ वगैरह, और उसके साथ साथ लाल, पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, सीताफल और आम इन्हें खिला। और इसके साथ साथ दालें, मूंग की दाल, काला चना, राजमा, अरहर और साथ ही अंकुरित दालें खिला, जिनमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। और साथ साथ ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, जो कि आसानी से उपलब्ध होता है, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, खासकर खाने के साथ, क्योंकि इनसे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और खून की कमी भी दूर रहती है। संतुलित मात्रा में आयोडीन वाला नमक ही खिलाना, जो बच्चे का मानसिक विकास करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी ये जरूर पिए, और अपने आसपास सफाई का वातावरण रखना है। और ये सब चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का इस्तेमाल न गर्भवती स्त्री और न ही घर में कोई और करे। और कमला के खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का सेवन भी नहीं होगा। तुमको हर महीने इसे जांच के लिए यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में आशा एएनएम के पास लाना होगा। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। स्वागत है आपका एक बार फिर से बजट कैंपस के अंदर। और अब आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, जहाँ पे लगातार सवाल जो यहाँ के स्टूडेंट्स और जो किसान भाई वो लगातार अपने सवाल पूछ रहे हैं और सवाल लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या कुछ वो पूछना चाह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट से। जी सर, आपका सवाल। मैं इधर किसान मजदूर लोगों के बारे में एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक तो है, हम एक नरेगा करके एक अच्छा प्रोग्राम पिछले सरकार ने लाए थे, लेकिन अभी 2 साल से नरेगा प्रोग्राम अभी अच्छा तरह नहीं चल रहा है। तो एक कारण है
जो अभी सरकार है नरेगा का जो जितना फंड्स चाहिए, डिमांड बेस्ड कार्यक्रम है, जितना फंड्स चाहिए उतना फंड्स ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार नरेगा को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एग्रीकल्चर लेबर को इसलिए इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। दूसरा बात है किसान मजदूर का और ये शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स का है, जो क्रेडिट के बारे में बातचीत हो रहे है किसान लोगों का, तो इतना दिक्कत अगर किसान लोगों को होता है, जो टेनेंट से शेयर क्रॉपर से किसान मजदूर है वो खेती करते हैं, उनके लिए और दिक्कत है बैंक से लोन लेने के लिए। आरबीआई ने 1 लाख तक का बिना कोलैटरल लोन देने के लिए पॉलिसी बनाए हैं, लेकिन बैंक किसान मजदूर और टेनेंट्स को वो लोन नहीं दे रहे हैं। सवाल आपके पास आ रहा है सुंदर साहब, अभी आपके पास आएगा ये, और नरेगा को लेकर के और भी सवाल यहाँ पे जी। The center has been trying to promote delisting of fruits and vegetables from the APMC Act. So what would be the alternative mechanism? ठीक है, यानी ठीक है, और कोई सवाल? When we talk about technology, हम सिर्फ GM crops के बारे में बात करते हैं, indigenous technology के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? There is lot of indigenous technology which is available. All technologies. ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। इरिगेशन, और कोई सवाल जी पूछिए। मैं खेडूत परिवार से हूँ। जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर कृषि बारिश पर आधारित होती है। अगर इरिगेशन फार्मर को इरिगेशन मिल जाए तो बाकी समस्या वो अपने आप को हल कर लेता है। ठीक है। तो अगर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी क्षेत्र में करना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इरिगेशन को लेकर के सवाल आपके पास जी। When we observe 2 consecutive drought years like we have seen, so I believe that government should focus on the basic problem of irrigation if something like this happens. Second thing is also related to the international trade. So as all of us are trying about raising the potential of Indian agriculture, I see although we are trading in positive, we have the trade surplus, but quality wise still we are facing major issues. So it's just not about yield, it's also about improving the quality of the produce also. So how to make farmer aware about this? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्वालिटी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट कर सकते हैं, किस तरह से कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है जो हमारा प्रोड्यूस है। जी अपना सवाल बताइए सर। हम देख रहे हैं भारत में पिछले 2-3 साल से बारिश बहुत कम हो रही है और या फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अगर गुजरात की बात करें तो इस बार अमरेली और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में 2-3 दिनों में बहुत सारी बारिश हो चुकी है, तो वो मानसून का क्रॉप उसकी वजह से पूरा फैल रहा। फिर वो विंटर में ग्रो करना चाहते थे पर सॉइल इरोजन हो चुकी थी तो विंटर ग्रो नहीं कर सके। अब वो समर सीजन लेना चाह रहे हैं पर उनके पास पानी नहीं है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ बजट में प्रावधान किया जाए तो अच्छी बात है। हम ऐसा प्रावधान जो किसान है उसको आसपास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो किसान खुद वैल्यू एडिशन करना चाहे, खुद अपनी फसल को वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की तरफ मार्केट में बेचना चाहे, तो इस बजट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में सरकार क्या नहीं कर सकती? जो वैल्यू एडिशन किस तरह से किया जा सके। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल के बाद सीधे पैनल के पास चलते हैं। मेरा सवाल सीधे सरकार से है। जब हम बात करते हैं कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज सिस्टम बन चुका है, तो वाई नॉट हमारे जो प्लानिंग प्रोसेस है वो लोवेस्ट लेवल से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाए। PRIs मतलब पंचायती राज सिस्टम से प्लान बने वो स्टेट पे जाए, फिर राज्यों का प्लान नेशनल लेवल पे जाए। ठीक है, इस तरह सारी समस्याएं जो है स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह से रह सकता है। चलिए एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल है कि जनरली फार्मिंग में और डेयरी फार्मिंग में ट्रेडिशनली इलिटरेट पीपल ही काम करते हैं, क्योंकि एजुकेटेड पीपल को कोई टाइप का इंसेंटिव नहीं है या कोई टाइप को उसमें उसको इनकम नहीं दिख रही है। तो उससे जब तक इलिटरेट पीपल है उसमें मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी लाना बहुत टफ है। सो व्हाई डोंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल आउट अ प्लान कि भाई एजुकेटेड पीपल भी ये सब बिजनेस में जाए। लाइक आई एम ए यूएसए रिटर्न बट आई हैव अ डेयरी फार्म, तो डेयरी फार्म में अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ेंगे तो आउटपुट आएगा, पार्टिसिपेशन बढ़े। ठीक है, पढ़े लिखे लोग जी आने चाहिए। चलिए सबसे पहला कई सारे सवाल हैं लेकिन हमें यहाँ आप पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, जो उन्होंने बात की कि इंटरनेशनली कैसे हम कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, इसके लिए क्या कुछ गवर्नमेंट कर सकती है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट है एक अलग ही चमके और अलग से उसमें कुछ हो सके, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर सकती है? आई थिंक 2 इश्यूज हैं। एक तो आप देखिए, पहले आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट देखिए जो ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है, तो बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं या कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग एट इंडिया एज अ डेस्टिनेशन एंड वी आर ट्राइंग टू लुक एट अदर कंट्रीज एज आवर डेस्टिनेशन। सो फर्स्ट इज हमें जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट है जो काफ़ी पोटेंशियल है उसको टैप करने की जरूरत है। ठीक है।
जो क्वालिटी का इशू आया वो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम क्वालिटी की बात करते हैं, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट। जब आप डोमेस्टिक मार्केट में हैं तो एज कंज्यूमर जो है ही हैज़ प्रेफरेंस। ठीक है, आप एप्पल खरीदते हैं, आपके पास 5, 6, 10 वैरायटीज हैं, तो क्वालिटी पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और क्वालिटी पे फोकस करने के लिए जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट है वहाँ पे इंपॉर्टेंट इशू है। और शायद मार्केटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस तरह मार्केटिंग भी की जा सके। दूसरा एक रिलेटेड इशू जो इन्होंने कहा कि वो फार्मर को कैसे लिंक करेंगे, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो कॉन्सेप्ट अभी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया है, तो वहाँ पे आई थिंक अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कनेक्ट कर कैसे कनेक्ट करते हैं। जिमोल जी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार इन्होंने बात की, मनरेगा का सवाल उठाया कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आप मनरेगा से जोड़ सके, कैसे उसके लिए फंड्स एलोकेट किया सके। क्या लगता है वित्त मंत्री इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि शायद मनरेगा को लेकर के एग्रीकल्चर के अंदर कुछ किया जा सके? इस तरह का कुछ आप रीड कर पा रहे हैं? मनरेगा जो प्रोग्राम है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स एक्चुअली, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे लोएस्ट लेवल कैटेगरी विच इज़ योर एग्रीकल्चरल लेबर और नॉन फार्म लेबर, उनको सपोर्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो रेजिंग इन सम सेंस द वेजेस। जिस जगह पे ये है तो दूसरे वेज जो यहाँ पे राइज हो रहा है या पे हो रहा है, उससे दूसरे साइड के वेजेस को भी रेज कर रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स। सो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी तरह से इसको कम कर सकते हैं या काट सकते हैं। ओनली थिंग इज दैट इफ उसको अगर हम जैसे रूरल गवर्नेंस की बात करी उन्होंने, पंचायत राज की, अगर वो जो मनरेगा प्रोग्राम है उनको कम्स थ्रू द लोकल प्लान्स, तो लोकल प्लान्स ओरिजिनली जो पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट है, दे आर सपोज टू डेवलप लोकल प्लान्स एट द विलेज लेवल, और उस लोकल प्लान्स में दे डिसाइड कि वहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसके हिसाब से मनरेगा कैन बी यूज्ड टू डू दैट। अगर ये दोनों को मिला सकते हैं देन इट कैन बी अ वेरी प्रोडक्टिव प्रोग्राम। एग्रीकल्चर में अगर मिल जाता है तो एक अच्छा प्रोडक्टिविटी इसमें देखी जा सकती है। इरिगेशन की एक बात हुई नंद कुमार जी यहाँ पे कि इरिगेशन, एक तो पहली बात कभी मानसून खराब हो जाता है, मानसून खराब अगर अच्छा भी निकल जाए तो शायद पोस्ट हार्वेस्ट की वजह बात है तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन इरिगेशन को किससे दुरुस्त कर सकती है? क्या सरकार को स्पेशल फोकस कर सकती है कि इरिगेशन को एक दुरुस्त किया जा सके इस देश के अंदर? वो इरिगेशन में आने के पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आज आप बजट की कल्पना कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ एक फंडामेंटल एक प्रेमाइस लेके जाना चाहिए, किसान को ज़्यादा आज़ादी दे। आज आपने कभी सीड पर पाबंदी लगा दी, कभी टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी, कभी मार्केट पर पाबंदी लगा दी, कभी इंश्योरेंस पे आप AFC से ही। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला कि किसान को ज़्यादा आज़ादी दे। ठीक है, उनको संगठित करने का, कंपनी बनाने का, सब कुछ करने का आज़ादी ज़्यादा देनी चाहिए। जहाँ तक इरिगेशन की सवाल है, इसमें दो पहलू है। पहला कि जो वेदर खराब होती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं जी, लेकिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसे सुदृढ़ होकर के हम किसान को पहले बता सकते हैं कि इस हफ्ता में बारिश होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमको पहुंचाना, इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये बात सही है कि हम सैटेलाइट्स है, सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमको ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है नहीं। ठीक है, तो जो भी हम प्लानिंग करेंगे वो करना चाहिए। दूसरी इरिगेशन की बात आप कह रहे हैं, उसमें भी वाटर कंजर्वेशन और ड्रिप या माइक्रो लेवल इरिगेशन में मैं समझता हूँ ये हर खेत को पानी का जो नारा है उसमें मैं समझता हूँ इस बार वित्त मंत्री को बहुत ज़्यादा एलोकेशन देनी पड़ेगी, और इसको एफिशिएंटली कैसे हम खेत पर पहुंचाएं, चाहे कुआं हो या चाहे तालाब हो, चाहे जो भी वाटर बॉडीज हो, उसको हम कैसे संरक्षित रखें और इसका सही इस्तेमाल कैसे हो, ठीक है, इस पर ध्यान देना होगा। यानी कि ठीक है सुंदर साहब, जो सवाल लगातार आपके पास आ रहा था, जो फाइनेंसिंग की लगातार बात कर रहे हैं, अब ये भी समझना चाहते हैं कि हम लगातार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इरिगेशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन नाबार्ड को स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा? क्या वित्त मंत्री जो एक लगातार बात है कि रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में नई जान फूंकने के लिए पैसों की जरूरत है, नाबार्ड को क्या कुछ डिमांड रहेगी इस बार वित्त मंत्री जी से, और क्या कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा सकता है? यस, जरूर नाबार्ड से रीफाइनेंस मिल रहा है बैंक्स को, वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके अलावा जो इरिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये खास करके माइक्रो इरिगेशन जो है, दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। उसके लिए सब्सिडी है, बट जहाँ तक सब्सिडी है वहाँ तक बैंक लोन देते हैं, उससे आगे नहीं देते हैं। तो उसको वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के लिए सब्सिडी का बढ़ाना जरूरी है। ठीक है। दूसरा सोलर पंपिंग सिस्टम्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस। किसान 4-5 किसान मिलके एक कुएं से सोलर पावर यूज करके ऊपर पानी ला रहे हैं, उसके बाद कन्वेंस ऑफ ड्रिप
दे आर डूइंग दिस, सो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी सिस्टम्स शुड बी सपोर्टेड विद सम काइंड ऑफ अ बजटरी सपोर्ट. ठीक है, यानी कि जो इरिगेशन सिस्टम के साथ साथ जो फाइनेंसिंग की बात है उसे दुरुस्त करने की काफी जरूरत है. आखिरी पड़ाव में कुछ सवाल ले सकते हैं हम लोग. कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी सर, जो गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है वो खाली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देख के डिसाइड करे. अगर एग्जांपल लिया जाए सर, कपास का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रहता है 4,500 रुपए पर एकड़, लेकिन उसका प्राइस रहता है 3,000 रुपए. सर, इससे फार्मर को बेनिफिट नहीं होगा सर. किससे वैसे पैसे एंगेज करना पड़ेगा, यानी किसान को कैसे फायदा हो सके, इस बात पर भी फोकस करना चाहिए. जी मैम. In last month's newspaper, there was a news number of cultivators in Gujarat is decreasing around 20 lakhs. So how we can हम उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं कि वो अपने ऑक्यूपेशन में ही रहें एग्रीकल्चर में. और दूसरा ये कि फार्मर्स सुसाइड रेट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है? ठीक है ना, जो कल्टीवेटर्स हैं उनको किस तरह से उनको बढ़ावा दिया सके. जी आपका पॉइंट. जी नमस्कार सर, हम एपीएमसी की बात करते हैं. मैं फार्मर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और फार्मर का बेटा हूँ और अभी कॉलेज में पढ़ाता हूँ. सॉरी सर, माफ़ करना, मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ और वो तीखा सवाल है थोड़ा. सर, ये है कि मिल्क का दाम, हम जो मिल्क प्रोडक्ट करते हैं वो फार्मर फैट पे पैसे मिलते हैं. फैट पे पैसे 6 रुपये, 4 फैट का दूध होगा 6 रुपये मिलेगा, 24 रुपये लीटर हम खेडूत दे रहे हैं. और वही मिल्क हम खरीद रहे हैं 44 रुपये लीटर. सर, 20 रुपये बीच में जो गैप हुई, आपका प्रोसेसिंग फी है जो भी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सरकार के पास से 10 रुपया सब्सिडी ले, या आप कुछ ऐसा करो कि 10 रुपया सब्सिडी लेके 5 रुपया फार्मर को मिले और 5 रुपया जो शहर में रहते हैं उनको मिले, तो 5 रुपया सब्सिडी पे डिपेंडेंट क्यों बनाना चाह रहे हैं? तो मैंने बोला दूसरा ऑप्शन सर. सोडी सर को मैंने विनती की कि सर आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करो, 10 रुपया आप कम करो. ठीक है, जान लेते हैं मुद्दा भी. और कोई सवाल आखिर? जी सर, प्रोडक्शन और स्टोरेज और मार्केटिंग सब की बात हुई, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारे देश में जो रिसर्च पोटेंशियल है, जो एग्रीकल्चर के सब के, वो दूसरे देशों की कंपेयर में बहुत कम है. तो उससे स्टूडेंट स्कॉलर होते हैं उसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए. वित्त मंत्री से एक विनती है. ठीक है ना, रिसर्च के अंदर भी काफी ज्यादा. एक आखिरी सवाल और कोई? ठीक है जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ. आज हम देखते हैं जो सैलरीड पर्सन हैं उनकी यदि आज़ादी के बाद जो सैलरी बढ़ी है मिनिमम 12 to 13 टाइम्स और ज़्यादा ही बढ़ी है, लेकिन यदि प्राइस हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो क्यों ना हम एक इनकम कमीशन हो जो कि फार्मर्स को एक रेगुलर इनकम दे सके. तो इसके लिए कुछ वित्त मंत्री 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आए. चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं. सोडी साहब, सीधे आपके पास आऊंगा, उसके बाद में जो तीखा सवाल आपसे किया गया है. जी मैं सवाल तो नहीं, बेसिकली मैं एक विनती करना चाहता हूँ वित्त मंत्री से जी, कि मैं एक और पहलू नज़र में लाना चाहता हूँ कि जो हम एपीएमसी में जाते हैं, फार्मर्स बेचते हैं वहाँ पर, वहाँ जो लोडिंग अनलोडिंग जो करते हैं वर्कर्स, वो हमाल आगे एम्प्लॉय करते हैं लोडिंग अनलोडिंग, तो उनकी हालत बहुत दयनीय है. इफ़ यू फॉलो देम, इफ यू ट्रेस देम, देयर इज नो लॉ एक्चुअली इन प्रिविलेज, एंड ऑल्सो इट इज नो कंट्रोल्स और चेक्स आर प्लेस इन प्लेस. सोडी साहब, आप जवाब दे दीजिए कि क्यों आखिर किसान प्राइस कम करे, क्यों आप प्राइस कम ना कर दें और फायदा किसान को पहुंच सके? पहली बात तो ये सवाल तीखा नहीं है, मीठा ही है. गुजरात में हर कुछ मीठा ही होता है. देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर आप इंटरनेट पे जाके एक वर्ड डाल दें मिल्क प्राइस, तो आपको लगेगा पूरे विश्व में किसान रो रहा है. न्यूजीलैंड में किसान को पिछले साल 1 किलो फैट का अगर $8.5 मिलता था, आज $4 नहीं मिल रहा. गुजरात में किसान को पिछले साल जो भाव अगर मिल रहा था 600 रुपये, आज उससे 10 रुपये ज़्यादा ही मिल रहा है. तो पहली बात तो कि भारत में और गुजरात में किसान को विश्व के बाकी किसानों से अच्छा मिल रहा है. क्यों मिल रहा है? क्योंकि किसान खुद कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं, मार्केटिंग भी. अमूल में जितना भी दूध आता है बाजार में बिकता है, उसका 80% प्राइस किसान को जाता है. जी आपका कैलकुलेशन कैसे किया मुझे मालूम नहीं, पर इतना मुझे मालूम है जो भी हम किसान से, ग्राहक से पैसा देते हैं. जी हाँ, जैसे मार्केटिंग की प्रॉब्लम की, ये जो मिडलमैन होते हैं जो लूज दूध बेचते हैं वो प्रॉफिट करने के हिस्से में है. तो मैं ये कहूँगा सरकार को इस साल बजट में कि जैसे, और क्वालिटी की भी प्रॉब्लम है, लोगों ने बोला कि लोग भेलसेल करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं,
कस्टमर को अच्छी क्वालिटी मिलती नहीं, जबकि किसान अच्छा दूध का प्रोडक्शन करता है। तो मैं सरकार से बोलूँगा कि जिस तरह से हमारे की एडिबल ऑयल में है, शहरों में खुला दूध नहीं बिकना चाहिए, सिर्फ पैक्ड दूध नहीं ठीक है ना, क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, शो के आखिरी पड़ाव में है, एक रैपिड फायर है। अब जल्दी जल्दी के वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीद रहेगी, आपसे शुरू कर दें नंद कुमार जी का, फटाफट एक लाइन में जवाब दे सके, क्या कुछ उम्मीद होगी आपकी इस बार? एक तो मैंने पहले ही कहा, किसान की फ्रीडम बढ़ा दीजिए और एलोकेशन कृषि सेक्टर में कम से कम 25% बढ़ा दीजिए। इन्वेस्टमेंट मेक इन रूरल इंडिया में भी कीजिए, ताकि जो समाज में डिस्पैरिटीज है और इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसके लिए रूरल इंडिया में इन्वेस्टमेंट के भी प्रपोजल। तो मेक इन रूरल इंडिया भी होना चाहिए। मैम, क्या कुछ आखिरी एक लाइन होगी जो वित्त मंत्री का सुन रहे हैं तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वाटर। वो इरिगेशन हो या ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज एंड रूरल वुमेन के लिए दैट्स अ प्रॉब्लम। तो किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और वाटर कंजर्विंग टेक्निक्स, वाटर लाइनिंग ऑफ पॉन्ड्स, इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स अगर हो सके इट विल बी ठीक है। चतुर्वेदी साहब, क्या कुछ वो डिमांड होगी आपकी? हमारी केवल एक ही डिमांड है, हम लोग ऑयल सीड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कि जो रिफाइंड ऑयल हिंदुस्तान में आज की तारीख में बेइंतहा आ रहा है जी, इस पे थोड़ी रोक नहीं चाहिए, और इसका जो डिफरेंशियल है क्रूड ऑयल के मुकाबले, क्रूड वेजिटेबल ऑयल, वो मिनिमम 20% होना चाहिए, जिससे कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। मेक इन इंडिया पे फोकस होना चाहिए, कृषि क्षेत्र का भी इस बार। शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है कि वित्त मंत्री को इस बार करना चाहिए कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए? आई थिंक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्वेस्टमेंट इन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको स्पीड अप करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो है, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, आई थिंक वो बहुत दैट्स इन बैड शेप। सो उसको कैसे रिवाइटलाइज करें, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी कैन टेक इट टू द फार्मर। सो एक्सटेंशन सिस्टम पे लैब टू लैंड की भी आप बात कर रहे हैं। सुंदर साहब, आपके पास आखिर में समझना चाहेंगे कि क्या कुछ डिमांड आपकी होगी वित्त मंत्री जी से, कि अगर इस क्षेत्र में नई जान फूंकनी है तो? हमारे मित्र लोगों ने जो कहा है, अगला जनरेशन फार्मर्स ये खेती-बाड़ी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उस हिसाब से जो भी सुविधाएं देना चाहिए उनको, ठीक है, वो करके देना चाहिए, ताकि talent gets attracted to the agriculture sector. ठीक है। Not because ये लोग they don't have anything else to do, that they, so skilling etc should be focused on this rural and agriculture. Rural agriculture में होना चाहिए काफी। Agriculture should once again become glamorous. Glamorous होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और उसके लिए यही देखना होगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कुछ लेकर के आते हैं। बात यही निकल के आती है, निष्कर्ष यही निकल के आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेक इन इंडिया होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्किल इंडिया से भी जोड़ना चाहिए, डिजिटल इंडिया से भी जोड़ना चाहिए। लैब टू लैंड की जब बात करते हैं तो किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए, लैंड तक पहुंचना चाहिए, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से क्या कुछ निकल करके आएगा, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो यहाँ पे डिमांड रखी है, जो खेडूत है, जिन्हें किसान कहते हैं, किसानों ने या स्टूडेंट्स ने रखी है, जो पैनलिस्ट ने रखी है, उम्मीद यही करते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली शायद कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे और इस क्षेत्र के अंदर नई जान फूंकने की कोशिश करे। बहरहाल, आज के इस अंक में जो बजट कैंपस है, इसमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।